बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो पहला सेशन है वो होगा जिसके अंदर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के बारे में बातचीत करेंगे। कैसी लग रही हैं आपको प्रेजेंटेशंस, क्या आप महसूस कर रहे हैं और क्या चेंजेस आपने अभी तक अपने अंदर फील की, क्या गलतियां आपको अपनी महसूस हुई अभी तक जो हमने इस पे काम किया, जो चीज़ें जो एस्पेक्ट्स मैंने हाईलाइट किए उनसे रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। उसके साथ साथ ग्रुप्स के अंदर भी बताते रहा करें कि आप जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं उसके आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या आपको पता चल रहा है, क्या हासिल कर रहे हैं आप इस वर्कशॉप से, ताकि वो लोग जिनके जहन में ये है कि शायद यहाँ पे भी बिरयानी दिखा के दाल चावल खिलाने वाला चक्कर है, तो उनकी कन्फ्यूजन भी दूर होती रहे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी कि आप हमें अलग से वीडियो दिखाएं फिर हम पढ़ेंगे, तो वो तरीक़ाकार किया नहीं जा सकता। जो लोग तो मेरे पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मेरा तरीक़ाकार पढ़ाने का कि मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये भी जो प्रेजेंटेशंस हैं ये सारी की सारी इन पे भी मैंने काफ़ी एफर्ट किया है। पूरा एक दिन लग जाता है, जो एक आधे घंटे की अगर प्रेजेंटेशन है उस पर बात करने के लिए पौने घंटे की, तकरीबन एक दिन पूरे का पूरा इस पर कंज्यूम हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि आपको एक मयारी जो है वो स्टाफ आपको दिया जाए और आपको इस हिसाब से तैयार करवाया जाए कि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह आप बैठ सकें। तो अभी हम बात करें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में कि क्या होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जब आपने सवालों को पहचान लिया, जब आपने सवालों को लिखने का तरीका देख लिया, अब आप पहले पैराग्राफ की जानिब बढ़ेंगे। आपने आउटलाइन भी बना ली, तो अभी आप पहला पैराग्राफ लिखने के लिए जाएंगे। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि मैंने एग्ज़ाम्पल ज़रूर इसके अंदर दी हैं, लेकिन आप एमए इंग्लिश के एग्ज़ाम के हिसाब से आप बनाएंगे। जिस तरह मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी कि आप ये इस लेसन से पहले आपने अपना एक अटेम्प्टेड क्वेश्चन अपने पास रखना है, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन पे आएँ, ये चीज़ें जब आप सीखें, उसके बाद दोबारा जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आपको महसूस हो कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। यानी बिफोर द वर्कशॉप एंड आफ्टर द वर्कशॉप दोनों के हिसाब से आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस हो जाए। और यही वो चीज़ है जिसका मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरह चीज़ें गेन हों और आपके अंदर चेंजेस आए तो आप अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसी चीज़ को देखेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का क्या मकसद होता है, और उसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिसेस भी करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह लिखे गए हैं, किस तरह उनको बनाया गया। मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ होता है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये पैराग्राफ दरअसल आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। गौर कीजिएगा इस बात पे कि ये पैराग्राफ आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और आपके सारे के सारे आंसर की जो डायरेक्शन है उसको सेट करता है। सिमत बताता है आपको कि आपने किस सिमत में चलना है, रास्ता दिखाता है। यानी कि एक अच्छा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बेसिकली टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। हमारे जहन में अक्सर ये बात होती है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ पे, तो हम किताब का और राइटर का इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं आंखें बंद करके, जबकि बाज़ दफ़ा उस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे मैं बात करूँ कि इसमें पहली बात है कि ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और आपकी रस्मत वाज़े कर देता है। पहले पैराग्राफ से एग्जामिनर भी अंदाज़ा लगा लेता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जब आप
نے مارکس گریب کرنے ہیں تو آپ اپنا پہلا پیراگراف بہت اچھا لکھیں گے. اب کیسا لکھیں گے آگے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. پہلا پیراگراف ہی دراصل آپ کی ٹون سیٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ریڈر کی اٹینشن کو گیج کرنے جا رہے ہیں, کس انٹرسٹ اور کلیئرٹی کے ساتھ آپ ایگزامینر کی توجہ کو گریب کریں گے, کس طرح اس کو قابو کریں گے. میں نے جیسے بات کی کہ پہلا پیراگراف دیکھتے ہی ایگزامینر یہ مائنڈ بنا لیتا ہے کہ یہ بچہ کام کرنے والا ہے اور اس کے باقی پیراگراف بھی اچھے ہوں گے. ان شارٹ آپ نے پہلے پیراگراف میں اپنی ڈائریکشن جب بتا دی, سمت بتا دی اس کو, دوسرے الفاظ میں آپ نے شارٹلی اپنے سوال کا جواب, اس کیے گئے سوال کا جواب آپ نے سیٹ کر دیا کہ میں اس طرح اس سوال کا جواب سیٹ کروں گا, یہ میری سیٹنگ ہوگی, یعنی کہ یہ میری ڈائریکشن ہوگی, میں اس طرف جاؤں گا. ہیومر, آئرنی, سیٹائر, 3 چیزیں پوچھی گئی ہیں تو آپ اس کے اندر تھیسس اسٹیٹمنٹ کی صورت میں آپ ڈائریکشن سیٹ کریں کہ یہ چیزیں آگے ڈسکس کی جائیں گی. تو یہ جو پیراگراف ہے یہ مین آئیڈیا ڈسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ڈیولپ کرتا ہے. تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر کم از کم 3 پوائنٹس یا آرگومنٹس ہوتے ہیں جو کہ آرڈر آف امپورٹنس کے حساب سے آپ کے تھیسس کو, یعنی کہ آپ کے ٹاپک کو وہ بیسیکلی اس کے اوپر وہ آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں, سپورٹنگ آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹاپک کے حساب سے. آپ نے کوشچن کو سمجھنا ہے, کوشچن کو سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے. اس کے حساب سے آپ اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ بنائیں گے اور اس کے اندر کم از کم 3 آرگومنٹس, 3 پوائنٹس یا 3 آرگومنٹس آپ لکھیں گے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی کہ ایپک کے اوپر بات کریں تو آپ نے ایپک کا تعارف دیا, پھر پیراڈائز لاسٹ کی بات کی اور اس کے بعد آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی کہ ایپک کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, کم از کم 3 سے زیادہ جتنے اس کے ایلیمنٹس ہیں سارے آپ نے بتائیں. آپ وہ چیزیں بتاتے ہیں, بتا کے ٹون سیٹ کر دیتے ہیں ایگزامینر کی, اس کو سمت بتا دیتے ہیں کہ میں نے اس سمت میں جانا ہے, میں نے یہ باتیں کرنی ہیں, کہ آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ اس طرح. فار ایگزامپل کہتا ہے جی پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک, تو آپ پہلے ایپک کو ڈیفائن کریں گے, پھر پیراڈائز لاسٹ کی بات کریں گے, پھر آپ ساتھ بتائیں گے کہ بیسیت این ایپک پیراڈائز لاسٹ کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں. اس طرح آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف بن جائے گا. اور جب اس طرح بنے گا, یا جیسے فار ایگزامپل اس طرح سٹارٹ کریں کہ ملٹن کے بارے میں ایک بات کریں, ایک جملہ بنائیں آپ, ملٹن کے بعد آپ پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں آپ نے جملہ بنایا, پیراڈائز لاسٹ کے بعد آپ نے ایپک کے بارے میں بات کی, ایپک کے ایلیمنٹس کی, اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ اس میں سے یہ ایلیمنٹس, سمپل ایپک کو ڈیفائن کر کے آپ نے اس کے ایلیمنٹس بتا دی کہ یہ ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد ایک ایلیمنٹ آپ نے پیراڈائز لاسٹ میں سے ایک پیراگراف میں دکھانا ہے. جہاں آپ جو چیز دکھائیں گے اس کے لیے آپ کوٹ کریں گے, آپ اس کے لیے کوٹ کریں گے, ٹیکسٹ کو کوٹ کریں گے, بتائیں گے کہ یہ کس طرح, جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایز این ایپک اس کے اندر سیمیلیز ہیں تو کہاں پہ موجود ہے, میٹافر ہے تو کہاں پہ موجود ہے, اس کے علاوہ ایگزیجریشن ہے تو کہاں پہ ہے, ہیرو کی بات ہے تو وہ بھی کرنی ہے. سو ہر چیز کو آپ اس طرح بتاتے جائیں گے تو اس سے آپ کا ایک بہترین آنسر تیار ہو جائے گا. جب آپ نے اسٹڈی مٹیریل پڑھا, آپ نے کتابوں کو اسٹڈی کیا, ایک چیز آپ نے تیار کی, تو اب صرف مسئلہ ہی یہاں پہ کہ آپ کیسے آنسر لکھیں, کس طرح ڈیولپ کریں. آگے چلتے ہیں ہم اس کے پرپز پہ, کیا مقصد ہوتا ہے. انٹروڈکٹری پیراگراف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے جواب کا جو فوکس ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, اور پریزنٹ کرتے ہوئے آپ ایگزامینر کو اپنے ٹاپک سے متعلقہ کچھ اچھی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایگزامینر کی اٹینشن کو کیچ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے جواب میں دلچسپی حاصل کر لیں. یعنی کہ اس کی دلچسپی کو قابو کرنے کے لیے آپ نے انٹروڈکٹری پیراگراف بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹلی آپ نے کبھی بھی سوال کا جواب نہیں دینا, بلکہ آپ نے اس طرح ہی بنانا ہوتا ہے تاکہ ایگزامینر اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ اٹھا سکے, پڑھنے والا اٹھائے, اور ایگزامینر کو بھی پتہ چلے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کہنے جا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ ایگزامینر کی توجہ کو حاصل کریں گے
उतनी कामयाबी से आप उससे ग्रेड्स ले लेंगे। बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन अगर आपने उनकी तवज्जो हासिल कर ली तो वो अपनी जेब से भी निकाल के आपको मार्क्स देंगे। मदारी वाला काम करना है जिस तरह मदारी करता है कि वो लोगों को इकट्ठा कर लेता है, आखिर तक वो सांप नहीं दिखाता है, इकट्ठा करता है, लगा रहता है, निकल जाता है, अपना चूरन बेच के चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने करना है कि आपने उसकी टेंशन कैच करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है। क्या करना है आपने? सबसे पहले जैसे मैंने बात की, जनरल इंफॉर्मेशन पहली चीज है। दूसरा, कैच द एग्जामिनर अटेंशन। अब इंट्रोडक्शन हमेशा कुछ जनरल स्टेटमेंट्स पे जब मुश्तमिल होता है जो कि टॉपिक से मुतल्लिका होती हैं, और उसके साथ साथ वो एक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो भी प्रोड्यूस करता है, जो कि सारे के सारे टॉपिक का जो फोकस है, यानी कि किस चीज़ पे आपने दूरबीन लगाई हुई है उसको दिखाती है थीसिस स्टेटमेंट। आम तौर पे थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आखिरी सेंटेंस में मौजूद होती है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक। अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह स्पेसिफिक है। आप देखिए कि किस तरह इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है जनरल इंफॉर्मेशन से, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक आता है। जब आपने यहाँ इस अगली स्लाइड पे जाने से पहले बताऊँ कि जब आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया बिफोर द वर्कशॉप, तो अभी आप दूसरा अटेम्प्ट करें। अभी आप इसको देख के आपने चलना है। देखिए किस तरह जनरल से स्पेसिफिक की जाने पड़ते हैं, और आपने भी इसी तरह आना है। मैं इसीलिए एमए इंग्लिश का स्टाफ इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया कि इस तरह फिर आप काम नहीं करेंगे, मुझे फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को काम करवाना है। लिहाजा मैंने इसके अंदर एक जनरल आइडिया मैंने दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साथ साथ मुझे बताते भी रहा करें, कोई क्वेश्चन कोई चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे बताते जाएं। देखें अभी यहाँ पे एग्जांपल मैं पहले दे रहा हूँ आपको। 3 कलर्स लगाए हैं, ब्लू और ब्लैक एंड रेड। जनरल स्टेटमेंट चल रही है जो कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ फ्राइटनिंग डिजीज एपिडेमिक्स occurring in the United States today, but one of the most frightening is the epidemic spread of sexually transmitted diseases. Among the most serious of these sexually transmitted diseases is HIV, which leads to AIDS, a fatal disease. HIV is especially problematic among homeless people. This particular population is difficult to treat due to a number of barriers such as limited access to healthcare, mistrust of healthcare professionals, and a lack of awareness of disease itself. यहाँ पे अभी मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दी, जनरल स्टेटमेंट दी, जनरल से आहिस्ता आहिस्ता हम स्पेसिफिक की जाने बढ़े हैं। स्पेसिफिक फोकस पर मैंने आपको दिखाया थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। पहले जनरल बात की पूरी दुनिया के अंदर, उसके बाद उसको स्पेसिफिक पे लेके आए, फिर मज़ीद स्पेसिफिक पे लेके आए जो हमारा टॉपिक था। इसी तरह आप जनरल बात करेंगे किताब के ऊपर, उसके बाद स्पेसिफिक, फिर मज़ीद नैरो डाउन। आप किस तरह नैरो डाउन करेंगे, एग्जाम्पल आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह। ये देखिए, ये है क्लोजर लुक। आप इस तरह चलेंगे। मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि पहले जनरल स्टेटमेंट थी, उससे नीचे आप आते गए आगे इसी डायग्राम के अंदर, फिर मज़ीद। तो इस तरह ये जो अभी स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इस तरह आपने अपना बनाना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये तरीक़ाकार है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाने का, चाहे ये पैराडाइज लॉस्ट का है, चाहे ये गैलीलियो गैलीली का है, चाहे कोई और है, चाहे ये लिंग्विस्टिक्स का है। यानी कि जो चीज़ आप बयान करने जा रहे हैं, आप जनरल से स्पेसिफिक की जाने बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कुछ पढ़ के आए हैं। इधर इस मैदान में जब आप उतरे हैं तो आप कुछ पढ़ के आए हैं, आप वैसे ही मुंह उठा के नहीं आए, आंखें बंद करके आप नहीं आए, आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है। सो ये जो हासिल होने वाला सिलसिला है, इसको
آپ نے دکھانا ہے، باقی لوگوں کو بھی آپ نے دکھانا ہے کہ بھائی آپ کو کدھر اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو. اچھا، اب دوسری اگزامپل ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو دیکھیے ذرا. یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اوور پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہے. Overpopulation and finding ways to reduce it are big concerns of many developing nations today. One nation that is concerned about this issue is India. One of the biggest causes of overpopulation in India is the high infant mortality rates. Parents often have more children because they are fearful that if some children die, there won't be enough children to take care of them in their old age. India is taking some important steps in dealing with this problem. Some of the steps the Indian government is taking are providing birth control for women, improving prenatal care, and educating women on the benefits of having fewer children. So آپ دیکھیے، پہلے ہم نے جنرل بات کی اوور پاپولیشن پہ، اس کے بعد ہم اسپیسیفک کی جانب بڑھے. پہلے جنرل بات کی کہ پوری دنیا کا، ڈیولپنگ کنٹریز کا، پھر انڈیا کی بات کی، انڈیا کے بعد پھر جنرل فوکس سے آپ اسپیسیفک فوکس پہ آ گئے، کیونکہ جو ہم نے بات کرنی تھی وہ بات کرنی تھی کہ کس طرح اوور پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے. تو اس ٹاپک کو پھر ہم نے یہاں پہ آگے اس کے ساتھ جوڑا. لہذا جب آپ اس طرح دیکھیں گے چیزوں کو، مزید آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اب یہی دیکھیں، آگے میں نے اس ڈائیگرام کو اور مزید کمپریہنسو کر دیا آپ کے لیے، اس کو مزید میں نے جو ہے وہ بہتر کر دیا کہ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سو یو لک ایٹ دس ڈائیگرام، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہم کس طرح آ رہے ہیں. آپ کوئی بھی آنسر، نہ صرف ایم اے انگلش کا، بھلے وہ سی ایس ایس کا ہے، بھلے وہ پی ایم ایس کا ہے، بھلے وہ پولیٹیکل سائنس کا ہے، بھلے وہ کسی اور سبجیکٹ کا، کسی بھی سبجیکٹ کا آنسر ہے، آپ اس کو اسی انداز سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. یہی طریقہ آپ اس کے لیے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ایگزیکٹلی یہی طریقہ. یہ وہ کلوزر لک ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس طرح آپ نے اپنا انٹروڈکٹری پیراگراف بنانا ہے. جب آپ نے ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیا، ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ اس طرح بڑھیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ سے انشاءاللہ کل کی جو میٹنگ ہوگی، کل ہم ایک میٹنگ رکھیں گے گوگل میٹ پہ. صبح 9 بجے میری ہے لنگوسٹکس والی کلاس کے ساتھ میٹنگ، تو آپ لوگ بھی اس کے بعد میٹنگ کے لیے ٹائم نکالیں، ٹائم سارے سیٹ کریں گروپ کے اندر، مجھے بتائیں کس ٹائم آپ اویلیبل ہیں. تو جو آپ نے ابھی تک سیکھ لیا اور جو چیزیں آپ نے کر لی، میں گوگل میٹ پہ آپ کو واٹس ایپ پہ لنک شیئر کروں گا، وہاں سے آپ آئیں گے تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے، اسکرین شیئر کر کے بھی مجھے بتائیں گے، آپ یہ دکھائیں گے کہ آپ نے انٹروڈکٹری پیراگراف لکھنے کی کوشش کی تو کیا بنا، سو دیٹ آئی وڈ کم ٹو نو کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، کل کا سیشن آپ کے نام ہوگا. آپ ٹائم سیٹ کر لیں، گروپ میں آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں، مجھے ٹائم بتائیے گا، اس ٹائم پہ ہم میٹنگ رکھیں گے اور میٹنگ میں بیٹھ کے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. اچھا، اب جیسے ہم نے بات کی جنرل انفارمیشن اینڈ فوکس، اب اس کے بعد کیا جتن کرنے آپ نے ایگزامینر کی اٹینشن کو کیچ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ ایسے جتن کرنے ہیں، کچھ کرنا ہے، آپ نے کچھ نیا کرنا ہے. آپ نے جنرل انفارمیشن تو دے دی، جنرلی ہم اسی طرح کرتے ہیں انٹروڈکشن میں. اس کے علاوہ ریڈر کی اٹینشن کیچ کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے تاکہ وہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہو، اس کی دلچسپی پیدا ہو. تو کیا ہوگا کہ ہم کوٹیشن کو استعمال کر کے آپ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کریں، کوٹیشن کا استعمال کر کے. کوٹیشن کے ذریعے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر کوٹیشن ہو تو بڑی بریلینٹ ون ہو. میں آپ کو دکھاؤں گا آگے.
ठीक है, जनरल मैं बता रहा हूँ, मैंने लिटरेचर के हिसाब से इसलिए किया कि कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो हमारे सब्जेक्ट के नहीं हैं, तो फिर वो अपने आप को यहाँ पे तन्हाई महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे बात की कि आप अपने टॉपिक में कोटेशन से भी स्टार्ट ले सकते हैं। आपको टॉपिक आता था, स्टार्ट कर लिया आप, तो आपने उसको भी आप लिख सकते हैं। बाज़ दफ़ा कंट्रोवर्शियल या जो वेल नोन कोटेशन होती है टेक्स्ट या क्रिटिक की, वो आपके एग्जामिनर को सरप्राइज कर सकती है, हैरान कर सकती है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जी कि सैटन हीरो है, कुछ कहते हैं जी एडम हीरो है, कुछ कहते हैं जी मिल्टन हीरो है। आप एक उठाएं क्रिटिक और कहें जी कि नहीं जी ऐसा है, और उसके बाद बिल्कुल उसके अपोजिट बातें करना शुरू कर दें। एक दफ़ा उसको झटका लगे एग्जामिनर, हैं ये क्या कह रहा है, और उसके बाद सारी बातों को उसको बेशक आप लास्ट पे गलत बता दें। कंट्रोवर्शियल थी, आपने छेड़ी, सिर्फ आपने इसको जगाना है। उसको जगाने की खातिर आपने ये किया कि वो आंखें बंद करके आपका पेपर ना पढ़े, आपकी आंसर शीट को ना पढ़े, बल्कि बड़ी तवज्जो के साथ पढ़े। जैसे आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, वो उठेगा कि देखूं ज़रा इस बंदे ने गलती कर दी है, वो जो गलती ढूंढने बैठेगा, आप सारी बातें ठीक कहेंगे, आपने उसको काबू कर ली, उसके बाद बाकी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे कोटेशन इस्तेमाल किया मैंने, दो एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देनी है। यहाँ पे अमेरिकन पोएट को जो यहाँ पे कॉपी किया गया है, उसके साथ मैंने इनके जहाँ मैंने उस अमेरिकन पोएट को कोट किया है, उसके साथ मैंने उस कोटेशन के साथ मैंने कमेंट दिया कोटेशन के ऊपर कि जब आप कोट करेंगे, भले वो पहला पैराग्राफ हो या दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो या पांचवा हो, जब जब आप कोट करेंगे तो आप ये काम भी साथ करेंगे कि कोट करते हुए आप ये बात याद रखिए कि आपने जब कोट करना है तो आपने इसको भी ऐड करना है, आपने कमेंट भी देना है, तबसरा भी करना है। अगर आप तबसरा नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि एग्जामिनर यही समझेगा कि आपने बस वैसे ही झोल मारी है। तो झोल नहीं मारनी, बल्कि आपने एक वैलिड स्टेटमेंट देनी थी। और वैलिड स्टेटमेंट यही है कि आप उस हिसाब से रीजनेबल आर्गूमेंट्स के साथ आए। तो यहाँ आगे थीसिस स्टेटमेंट भी देखें आप, वही चीज़ उसी तरह की कि हेनरी डेविड थोरो, एन अमेरिकन पोएट, once wrote, our life is frittered away by detail, simplify। तो किस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता आप कोटेशन के बाद उस तरह आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता किस तरह फ्लो कर रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट से, कोटेशन से, स्पेसिफिक स्टेटमेंट तक स्लोली वो प्रोग्रेस होती है और आखिर में चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं। यही तरीका आपने अडॉप्ट करना है। यहाँ फिर वही बात बताऊं कि जब जब आप कोट करेंगे तो इसी तरह, जिस तरह कोट करने के बाद साथ में कमेंट्स दिए गए हैं, इसी तरह आप कमेंट करेंगे कि जब जब आपने किसी पोएट को कोट करना है या क्रिटिक को कोट करना है तो साथ इस तरह कमेंट देने हैं। हर पैराग्राफ के अंदर आप एक कोट करें कम अज़ कम, आपका बेहतरीन आंसर बनेगा। मुझे चाहिए 60% से ज़्यादा वाला, वो बच्चा जो कि 5 के 5 पेपरों में 60% से ज़्यादा ले। और यही वो स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए आप 60% से ज़्यादा ले सकते हैं। मैं वो राज ढूंढ के यहाँ पे बैठा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस राज को आप अप्लाई करके देखें, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह 60 से ऊपर नंबर आएंगे। एंड इट इज़ माई अटमोस्ट डिज़ायर कि आप लोग यहाँ से जब निकलें, ये सीख के जाएं तो आप 60% लें। पंजाब यूनिवर्सिटी से देते हैं, एग्जामिनर देगा, क्यों नहीं देगा अगर आप परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आगे बात करूं, नेक्स्ट है, फिर एक एग्जांपल है, फिर कमेंट दिए हैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट कमेंट्री किया है, वहाँ पे डायरेक्ट कमेंट किया था, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कमेंट कर दिया है। थीसिस स्टेटमेंट भी दे दी कि Horace once wrote, many blessings to the advancing years bring with them।
सो ये तरीक़ाकार आपने अडॉप्ट करना है। कोड को अगर लिखना है तो फिर कोड के ऊपर तबसरा भी करना है, उसके बाद आपने अपनी हर पैराग्राफ के अंदर आप इसी तरह करेंगे। आगे खैर जो पैराग्राफ चलेंगे तो उसमें तो मैं कोड के बारे में यहाँ पे आपने बात जो समझी वो ये थी कि कोटेशन अगर देनी है तो कमेंट करना है। इसके बाद बाकी पैराग्राफ्स में ये बात नहीं करूँगा, वो तो आपने कोटेशन तो देनी है हर सूरत में। जितनी अच्छी कोटेशन होगी उतना, जितने अच्छे तरीके से आप उसके ऊपर कमेंट करेंगे उतना अच्छा आपका आंसर बनेगा। मैंने इसलिए कहा कि अभी जब आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट करेंगे तो आप ख़ुद ढूंढ के करेंगे, ज़ुबानी नहीं करना, ढूंढ के करना है, ठीक है, ज़ुबानी नहीं करना। टॉपिक उठाएं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाने लगाऊं, आप उसमें से देखें कि यार इसमें मैं कैसे कौन सी कोड लगाऊं, यहाँ पे क्या ज़रूरत है, यहाँ पे क्या ज़रूरत है। हर पैराग्राफ के अंदर कोट है, कमेंट किया हुआ है, ठीक है, चीज़ें पूरी हैं। फिर आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे पूरा इस चीज़ पे यकीन है कि इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा। और इंशाल्लाह हम उनको, मैं आपके उन्हीं रिज़ल्ट्स को शो करूँगा ग्रुप्स के अंदर, लोगों को दिखाऊंगा कि ये वर्कशॉप का नतीजा है, ये आंसर है, ज़रा देख लें, दिस इज़ द बेस्ट आंसर। जो बेहतरीन आंसर होगा उसको इंशाल्लाह हम ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे, ठीक है। अब आगे है कोटेशन के लिए नोट मैं यहाँ पे बताऊँ कि जनरल जो होता है कि आपने हर पैराग्राफ के अंदर आप कम अज़ कम एक ब्रीफ या अप्रोप्रिएट, ब्रीफ हो, शॉर्ट सी हो, लेकिन अप्रोप्रिएट कोटेशन होनी चाहिए। हर पॉइंट और सपोर्टिंग कोटेशन जो है उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस और कमेंट्री मौजूद हो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसको कुछ कहते हैं PEE, पॉइंट मीन्स कोट, ठीक है, सॉरी पॉइंट मीन्स कि पहले आपने उससे पहले बात की, उसके बाद आपने एग्जाम्पल दी यानी कि टेक्स्ट कोट किया, उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया। आपने कहा जी वर्बल आयरनी, उसके ऊपर बात की, फिर वर्बल आयरनी आपने दिखाई, फिर आपने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे वर्बल आयरनी है। आपने कहा सिमिली को आप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके बाद आपने पैराडाइज लॉस्ट की बात की, टेक्स्ट कोट किया, फिर एक्सप्लेन किया ये इस तरह यहाँ पे सिमिली है। मेटाफर पहले उसके बारे में बताया, फिर पैराडाइज लॉस्ट का बताया कि उसके अंदर है, फिर कोट किया, फिर उसके ऊपर बात की, इसको तबसरा करके बताया कि ये देखें यहाँ पे ये इस तरह है। ये तरीकाकार है कोट करने का। हम सिर्फ गिनते रहते हैं, बहुत सर बहुत सा याद किया था, बहुत कोट किया था। कोट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? देख लो आपके सामने सब कुछ है। ये वो गलतियाँ जो हम करते हैं, मेरी कोई बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपको अगर उससे इत्तेफाक ना हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं, उस पर हम डिबेट कर लेंगे। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं रजू कर लूँगा, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं अपने आप को चेंज कर दूँगा। कहते हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि आप ये बताएं क्यों ये जो हाउ एंड वाई द एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट और कोटेशन वर्क्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। बेसिकली इसलिए आपने दिखाना कि कैसे और क्यों ये जो टेक्स्ट या कोटेशन है ये क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में काम करती है। ओरिजिनली स्टेटेड आर्गूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये काम आती है, ये ज़रूरी थी, तब आपने बताएं। मैंने क्या बताया कि ये जो जब आप तबसरा करते हैं, तबसरे से पता चलता है कि ये आपके सवाल से मुतल्लिका थी कि नहीं थी। याद कर जाते हैं जी सर, हर पेपर में 5-5 कोटेशन हर पेपर में पक्की याद करें। वो पक्की वो वाली याद करके आप चले गए तो उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? आपने वो तो नहीं याद करनी, तो आपने तो ये देखना था कि हमने करना क्या है। आपने ये नहीं देखा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर की अटेंशन कैच करने के लिए क्या जतन करने हैं। ये बात या ज़हन में रखिए कि आपके पास सिर्फ एक मौका होता है कि जिसकी बेस पे आप एक फेवरेबल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि एग्जामिनर आपको फ़ोन करके कहेगा कि बेटा आ जाओ दोबारा पेपर करो, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा उस एक ही मौके का आपने फ़ायदा उठाना है। किस तरह आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे? कहता है कि बेहतरीन जो इफेक्टिव वे है वो एम्बेडेड कोटेशंस का है। ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करते हैं, स्पेशली इन योर इंट्रोडक्शन। ये एक फ्रेज़ होती है या टेक्स्ट में से एक वर्ड या फ्रेज़ होता है,
एम्बेडेड कोटेशन पूरी नहीं होती, वर्ड एक होता है, मिसाल फ्रेज होती है, फॉर एग्जांपल 2 इंचेस ऑफ आइवरी, उसके ऊपर बात की गई प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर, वो भी बेसिकली कोटेशन है, इन्वर्टेड कामास में आपने लिख दी, इसको कहते हैं एम्बेडेड स्मॉल कोटेशंस। आधी बात 2 इंचेस ऑफ आइवरी सैंड फलाना, आगे और साथ जोड़ दें। कहते हैं एम्बेडेड कोटेशंस के ज़रिए आपने फ्लुएंटली आपने इसको फिट करना है अपने सेंटेंस के अंदर। आप इस तरह की, इट इज़ अ वर्ड फ्रेज फ्रॉम द टेक्स्ट दैट यू फिट फ्लुएंटली इनटू योर ओन सेंटेंस। एम्बेडेड कोटेशन ये होती है कि आप इनडायरेक्टली कोट कर रहे होते हैं। आप बाज़ दफ़ा आप दो तरीक़ों से, बाज़ दफ़ा तो आप टेक्स्ट उठाते हैं, कोटेशन मार्क्स में होती है, बाज़ दफ़ा आप जो है इनडायरेक्टली कोट कर रहे थे। दोनों तरीके कोट करने के ही हैं। कोट करने का मतलब ये है कि आपने उसका हवाला देना है। अब हवाला देते हुए आप भले टेक्स्ट को डायरेक्ट कोट करें या आप इनडायरेक्ट कोट करें, मीन्स कि आप बताएं कि उसमें फ़लाँ जगह पे ऐसे ऐसे होता है। एम्बेडेड कोटेशन जो है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं और आपको एक अथॉरिटेटिव टोन देते हैं। ये बात याद रखिए कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो एक क्लियर और कंडेंस्ड स्टेटमेंट होती है आपके ओवरऑल व्यू पॉइंट की, यानी कि आप उसके अंदर जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपका व्यू पॉइंट है उसकी एक वाज़ेह और कंडेंस्ड स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर देते हैं, और ये स्टेटमेंट आप फिर स्लाइटली एक्सपेंड करते हैं मज़ीद, ठीक है, और उसके अंदर एग्जांपल दे के, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हैं। कंडेंस स्टेटमेंट आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दे दी, अब आप आगे उन्हीं चीज़ों को आप एक एक करके खोलते हैं, वो सारी गिरें खोलना शुरू कर देते हैं। ये जो शुरू के जो सेंटेंस हैं बेसिकली ये मेजर साइन पोस्ट देते हैं जो दिखाते हैं, जनरल डायरेक्शन आपकी दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस रास्ते पे आप जा रहे हैं। उसके बाद जो जो बिग पिक्चर होती है टेक्स्ट की, उसके लिए जब आप अकाउंट दे रहे हैं तो आप अथॉरिटेटिव टोन के साथ चलेंगे, जो ये सजेस्ट करती है कि आपको टेक्स्ट का अच्छी तरह इल्म है। जब आपने टेक्स्ट कोट किया, हवाला दिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उसका मतलब ये कि आपने इसको पढ़ा था। ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो स्टोरी और सरकमस्टेंस के हिसाब से हाईली कंडेंस हो, और लेकिन सवाल की जो ज़रूरत है उसको टाइटली फोकस करे। ओपनिंग पैराग्राफ, जो कुछ आप अगले पैराग्राफ्स में आप लिखने जा रहे हैं उन सब का लुबे लुबाब होना चाहिए। फिर एक एक चीज़ को आप एक एक पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर आप ब्रीफ डिटेल्स बाद दफ़ा ऑथर की कॉन्टेक्स्ट की देते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो डिटेल्स आप देंगे जिनका ताल्लुक उस सवाल के साथ होगा, जो उससे बिल्कुल रेलेवेंट होंगी। इररेलेवेंट आप कभी भी डिटेल्स नहीं देंगे। इररेलेवेंट डिटेल्स एग्ज़ामिनर को मज़ीद परेशान करती हैं, और एग्ज़ामिनर जब वो आपके पेपर पे अच्छा तबसरा नहीं कर सकता। अब देता हूँ आपको फाइनल थॉट। जब आप लिखने जा रहे हैं, जब आप आंसर लिखने जा रहे हैं, पहला पैराग्राफ आपने शुरू किया तो पंजाबी में कहते हैं चवलें नहीं मारनी, ना ही जनरलाइज्ड कमेंट्स देने हैं, बल्कि आपने सवाल की ज़रूरत को सामने रख के टाइटली फोकस करना है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाते हैं तो हम सिंपल इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो खुदारा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। यू हैव टू टाइटली फोकस ऑन द नीड्स ऑफ योर क्वेश्चन। उसके अंदर के सवाल क्या चाहता है, सवाल को किस तरह का जवाब चाहिए, आप वो लिखेंगे। आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप इधर उधर जाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि एग्ज़ामिनर आपके उससे नेगेटिव असर लेगा, उसके अंदर नेगेटिव थॉट डेवलप होगी। वो समझ जाएगा कि ये तो भाई ये तो
गुजारा करने वाला बंदा है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। लिहाजा इस चीज़ को सामने रखते हुए आपने क्वेश्चन को बनाना है। अब इसके बाद इस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, वो है थीसिस स्टेटमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अगली हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी, जिसमें हम थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक थी मेरी बातें जो मैंने आपके साथ करनी थी। अब इसके बाद होंगी आपकी बातें। मैं आपके सवालों का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। आप अपने सवाल पूछिए, जो बात आपको समझ नहीं आई उसके बारे में बात कीजिए, जो चीज़ अभी तक आपको नहीं पता चली, या अगर आपको इसके अंदर कुछ आया, कुछ पता चला, आज कोई नई बात आपको पता चली तो उसके बारे में मुझे बताइए, या कोई मुझसे अगर गलती हुई तो फिर मुझे उसके बारे में भी आप बताएं। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ और मैं भी सीखना चाहता हूँ। नूर फैसल, माई अब्बासी, आपके जहन में कोई सवाल है अगर इससे रिलेटेड तो आप पूछें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बेसिकली आपका जो होता है ना, सारे का सारा, आप जिसको कहते हैं जो इंटायर फोकस है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, ये याद रखिएगा। और ये आपकी जो आंसर की सारे के सारे आंसर की डायरेक्शन जो है उसको वो सेट करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जब आपने सवाल बताना होता है, सवाल जब आप उसको एलाबोरेट करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा गया जी एपिक ड्रामा, गैलीलियो गैलीली के हिसाब से आपको पूछा गया एपिक ड्रामा के बारे में कि गैलीलियो गैलीली का जो प्ले है, गैलीलियो गैलीली जो प्ले है, ये इसको एज एन एपिक ड्रामा आप डिस्कस करें। तो सबसे पहले आप वहाँ पे बताएंगे कि गैलीलियो गैलीली का ये प्ले, सबसे पहले आप बताएंगे गैलीलियो गैलीली का प्ले है और इसके अंदर क्या है, जनरल थीम, जनरल इन्फॉर्मेशन आप उससे रिलेटेड देंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो होगा वो एपिक ड्रामा से रिलेटेड होगा कि इसको एपिक ड्रामा कंसिडर किया जाता है। तीसरा होगा कि एपिक ड्रामा ये होता है। चौथा जो है वो तीसरे स्टेटमेंट होगी कि एपिक ड्रामा के ये एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो एलिमेंट्स आपने पहले बताया कि एपिक ड्रामा ये होता है, उसके ये एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब उसके बाद आप अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आप एक एक एलिमेंट दिखाते जाएंगे। जहाँ पे आर्गूमेंटेटिव आंसर होता है, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती है, वहाँ आप डायरेक्ट कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह यानी कि कोई भी सवाल जो है वो डेवलप होता है कि मेन आइडिया आपने डिस्क्राइब किया, आपने सवाल का जवाब इन शॉर्ट आपने बता दिया। आपने कहा जी एपिक ड्रामा के ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं, फिर आपने साबित करना है। पहले में आपने अपनी डिस्कशन को ओपन किया, उसके बाद आप साबित करना शुरू कर देंगे और आखिर में जाके आप रीस्टेट करेंगे। वो फिर आगे जब चलेंगे तो फिर बताऊंगा। यहाँ तक सिर्फ ये तारफ़ की बात है कि आपने अपनी टोन सेट की, अपना रास्ता दिखाया एग्जामिनर को कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। जब आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की हेडा एज अ मॉडर्न ट्रेजिक हीरो, तो आप पहले देखेंगे मॉडर्न ट्रेजेडी क्या है, फिर आप कहेंगे कि हेडा जो है उसके अंदर ये चीज़ें मॉडर्न ट्रेजेडी की कौन सी मौजूद है, वो करके तो आप
آپ دوسرا پہلے ماڈرن ٹریجڈی کی بات کریں کہ ماڈرن ٹریجڈی ٹریڈیشنل ٹریجڈی سے بالکل علیحدہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا پہلے آپ کہیں گے ماڈرن ٹریجڈی کیا ہے, اس میں آپ بتائیں گے کہ پرانی ٹریجڈی سے یہ ڈائیورٹ ہوئی, کیا کیا چیزیں اس میں اندر آئیں اور کون سی نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دکھا دی انگریڈینٹس, پھر آپ نے کہا جی ہیڈا کے اندر یہ چیزیں ہیں, پھر آپ بتائیں گے کہ ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون کہ ہیڈا کے اندر ماڈرن ٹریجڈی کے کون سے ایلیمنٹس ہیں. پہلے ماڈرن ٹریجڈی بتائیں, اس کے ایلیمنٹس بتائیں, پھر ہیڈا کے بارے میں کہا کہ ہیڈا کو یہ کہا جاتا ہے ماڈرن ٹریجڈی. پھر آپ نے وہ ایلیمنٹس دیکھنے کے, ان ایلیمنٹس کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اس کے اندر ہیں. اس کے بعد ایک ایک پیراگراف آپ بناتے جائیں گے, اس طرح آپ کا آنسر بنے گا. بالکل اسما ایسا ہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایگزامینر کی غلطی نہیں ہوتی, ایگزامینر کا کوئی قصور نہیں ہوتا, قصور ہمارا ہوتا ہے. مسئلے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غلطی جو ہے وہ ایگزامینر کی ہے, جان بوجھ کے کرتے ہیں. بالکل جیسے میں نے دیکھیں عبور فیصل آپ نے کوشچن کیا لٹریری ٹرم سے ہے, تو آپ نے لٹریری ٹرم کو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے, آپ اس کی ڈیفینیشن آپ ایک ہے ایڈا گیبلر ایز اے ماڈرن ٹریجڈی, تو آپ بتائیں گے کہ ایڈا گیبلر از ان دا سینس کہ آپ یہ پہلے لکھیں گے کہ ایڈا گیبلر نے جو ٹریڈیشنل ٹریجڈی ہے اس سے ہٹ کے ہینڈرک ابسن نے ایڈا گیبلر کے اندر ٹریڈیشنل ٹریجڈی کے کانسیپٹ کو چھوڑ کے ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا, اور وہ کانسیپٹ تھا ماڈرن ٹریجڈی کا. اسی کی بیس سے ماڈرن ٹریجڈی بنتی ہے, اور ماڈرن ٹریجڈی کے اندر یہ ایلیمنٹس ہیں, اور انہی کو ہم ایڈا گیبلر کے اندر دیکھیں گے. اس طرح یہ ایک ترتیب بنے گی آپ کی. ٹھیک ہے, جب آپ آنسر بنائیں, آپ بے شک یہی والا کوشچن اٹھا کے آپ اس کو اٹیمپٹ کریں, اس کو بنائیں آنسر کو. نوٹس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, مٹیریل آپ کے پاس ہے, انٹرنیٹ کی سروسز آپ کے پاس اویلیبل ہے, مٹیریل ڈھونڈیں, ایک ایک چیز دیکھیں. یہ ویڈیو یہیں پہ رہے گی, آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں, دوبارہ سنیں, تیسری دفعہ سنیں, چوتھی دفعہ سنیں, لیکن بار بار اس کی پریکٹس کریں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو کانٹیکسٹ کا نہیں پتا تو آپ کیسے بات کریں. دیکھیں جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آپ نے آنا ہے, تو دیکھیں جنرل سے اسپیسیفک کی طرف میں نے آپ کو وہ ایک ڈائیگرام دکھائی ہے کیسے وہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آ رہے ہیں, اسی طرح آپ آئیں گے, اسی انداز سے. یعنی کہ آپ اوور آل تھیم کتاب کا دیں گے, اور اس کے بعد آپ اسپیسیفک ٹاپک کو پکڑیں گے, ایلیمنٹس اپنا مقصد سامنے دکھا دیں کہ بھائی میں یہ باتیں یہاں پہ بتانے جا رہی ہوں, اور وہی باتیں پھر آپ ایک ایک پیراگراف میں ڈسکس کریں گے. آپ نے ایگزامینر کو اپنی سمت دکھانی ہے آخری پیراگراف میں. جب آپ دکھا دیں گے سمت نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پھر ناپنے نہیں بیٹھے گا. جب آپ نے سمت دکھا دی اور آپ نے ایک ترتیب اڈاپٹ کی, اور کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بار بار امتحانات میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. آپ پڑھ کے دیکھ لینا. ابھی آپ اس کو جب جس طریقے سے ہم نے کیا نا, اس کو اٹیمپٹ کر کے آپ بے شک جس کے پاس آپ نے ایم اے کی تیاری کی, آپ اس کو بھیجنا آنسر, اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا بنا ہوگا. کسی کے پاس بھی آپ ٹیسٹ سیشن اٹینڈ کریں, آپ کو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا فرق آیا. ٹھیک ہے, ہاں جی, اور سوال کوئی ہے؟ آئی لائک اٹ کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیے. اگر آپ لوگوں کا کوئی پروگرام ہوا, کیونکہ 5 days اے ویک ہم نے ورکشاپ کروانی تھی, اگلے ویک میں ہم باقی حصے پہ کام کریں گے, تو اگر آپ کا کوئی پروگرام ہوا کل کا کہ آپ یہ چاہیں گے فار ایگزامپل کہ کل کا سیشن رکھا جائے, آپ